सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का, जहां हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बेहद शुक्रिया पूर्वी। जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में आज मतदाताओं की बारी है और सवेरे 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पे जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आंकड़े जो बताते हैं वो अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिसकी कल्पना या जिसकी कोशिशें जो है वो निर्वाचन आयोग सहित अन्य संगठनों के द्वारा की गई। आज भी अगर 45% के आसपास अगर 1 बजे तक मतदान फीसदी था तो ये चिंताजनक है कि तमाम प्रयासों के बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा क्यों नहीं। तो हमारी अपील कि अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया तो सारे कामों को दरकिनार कीजिए, अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति भी सुनिश्चित कीजिए। चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत तक इनकी पैनी नजर रहती है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। जी अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि दावे वादों का समय समाप्त हो चुका है। मतदान समाप्ति में भी कमोबेश 3 घंटे का वक्त शेष है। सारे जोर आजमाइश से राजनीतिक दलों के द्वारा कर ली गई, निर्वाचन आयोग के द्वारा कर लिया गया। मतदान प्रतिशत पे बार बार सवाल उठ रहा है कि बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्यों उदासीनता मतदाताओं की बनी हुई है। बिल्कुल अवधेश, और ये चिंता राजनीतिक दलों की भी है, सरकार की भी है, आम आदमी की भी ये चिंता है कि मतदान बढ़ना चाहिए। बस्तर में हमने देखा कि 75-80% तक मतदान हुआ, और जब आदिवासी इतने जागरूक हैं मतदान के लिए तो शहर के पढ़े लिखे तबके को भी जागरूक होना चाहिए, जबकि वो बहुत ज्यादा सुविधाएं भोगता है, जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, नेताओं को गरियाता है। तो जब हम 5 साल नेता को गरियाते हैं ना, तो ये समय होता है कि उसके साथ खड़े होना और उसके अधिकारों के लिए उसके साथ उसके लिए वोट करना, ताकि सरकार बन सके, ताकि हम सांसद चुन सके। और आज जो जनादेश 2024 हो रहा है, अंतिम 7 सीटों पर मतदान होने, 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करने के लाइन पे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी मैंने आधे घंटे पहले तक का जो रेशियो देता था, शायद 42% तक मतदान हो चुका था। तो मुझे लग रहा है कि रायपुर में भी शायद 65% तक पोलिंग हो सकती है। और रायपुर के अलावा भी बाकी जो जिले हैं वहां पर भी ग्रामीण इलाकों से अच्छी खबरें आ रही हैं, मतदान हो रहे हैं, लोग लाइन में लगे हैं। अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर भी जो है दुर्ग से जुड़ी हुई है। अनुभूति, लोकतंत्र के इस महापर्व की कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? और दुर्ग लोकसभा जो देखते देखते हाई प्रोफाइल सीट में तब्दील हो गया, क्या कुछ कहानी वहां की जो आप दर्शकों को बताना चाहें? अनुभूति। चल, अनुभूति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कोशिश करता। अनुभूति, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा ये बता दीजिएगा कि देखते देखते हाई प्रोफाइल सीट में तब्दील हुए दुर्ग लोकसभा के क्या सियासी समीकरण है और मतदाताओं में उत्साह कितना आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मतदान अब समाप्ति की ओर 6 बजे तक का वक्त तय है। अनुभूति जी, निश्चित तौर पर दुर्ग जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है। और पिछले 5 वर्षों की बात करूं तो यहाँ से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम जो नेता है, मंत्री है, वो यहाँ से ताल्लुक रखे हैं उन्होंने। और यही वजह है कि ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जातिगत समीकरण की बात करूं तो दुर्ग संभाग में तकरीबन 53% जो है वो कुर्मी और साहू समाज के लोग रहते हैं। और यही वजह है कि निर्णायक भूमिका में यही समाज होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने जहां इस बार जो है राजेंद्र साहू पर विश्वास जताकर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले विजय बघेल जो सांसद भी है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित तौर पर जो है दोनों ही काफी अच्छे चेहरे दोनों ही पार्टियों ने दिए हैं। और मतदान की बात करूं तो देखिए, सुबह 10 बजे तक की बात करूं तो मौसम काफी अच्छा था, तो काफी ज्यादा मतदान केंद्रों में भीड़ थी। लेकिन जैसे जैसे जो है सूरज चढ़ने लगा, उसके बाद मतदान केंद्रों में भीड़ लगभग खत्म सी हो गई। अगर वर्तमान में बात की जाए दुर्ग संभाग की, तो तकरीबन
50% मतदान भी अब तक नहीं हो पाया है। 3 घंटे का समय शेष है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कितना प्रतिशत मतदान और हो पाता है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए, पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 70% मतदान हुआ था और इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि ये आंकड़े बढ़ेंगे, तकरीबन 75 से 80% मतदान जरूर होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है उससे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है। गर्मी का यहाँ पर काफी सितम है। तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर तापमान है और यही वजह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये कारण हो सकता है कि मतदाता अपने घर से नहीं निकल रहे। हालांकि अगर बात की जाए, प्रशासन ने व्यवस्था जरूर की है, मतदान केंद्रों में छाया की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, तमाम सुविधाएं दी है और जो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें घरों से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से इस बार की गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन ने कोई कमी नहीं की है ताकि मतदाता बिल्कुल अनुभूति, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन ने जो है तमाम इंतजाम जो है वो धरातल पे किए हैं। मौसम के इस सितम के बीच जरा राजनीतिक जो तापमान है उस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हो या खुद प्रत्याशी जो है विजय बघेल, सबकी तस्वीरें आपके जरिए हमने दर्शकों को दिखाई है। क्या कुछ सियासी पारा कहां तक पहुंच पाया है और उम्मीदों के नाव पे जो दोनों ही दलें सवार है, क्या नजर आता है कि मतदाताओं के मन में आखिरकार क्या छुपा हुआ है? देखिए, सुबह से हम मतदाताओं के जो मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाता काफी जो है समझदार हो चुका है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रही है। जिस तरह से भाजपा 400 पार की बात कह रही है, 11 से 11 सीटों पर कब्जा जमाने की इस बार बात कर रही है, वही कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस का भी यही कहना है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी आज हमारी बात हुई, उनका यही दावा था कि हम 11 से 11 सीटों पे कब्जा करेंगे और पूरी मेहनत की है। और जिस तरह से जो मोदी जी के दावे पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और यही वजह है कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना था। लेकिन ये तो रही राजनीतिक जो नेता है उनकी बात है, लेकिन मतदाता अभी भी मौन है। और जिस तरह से मतदान का प्रतिशत एकाएक बढ़ा था, उस समय जरूर लग रहा था कि जरूर कोई बड़ी चीजें हो सकती है, लेकिन वर्तमान की स्थिति बात की जाए तो 70% से ज्यादा मतदान नहीं हो गया, यानी पिछली बार की तरह की स्थिति। इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि मतदाताओं के मन में क्या। हालांकि मतदाता यहाँ पर मौजूद है, से बात करते हैं। देखिए, आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल बात की। बस इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया जिसमें सेफ रहे एंड बाउंड्री वॉल सेफ है तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। बाकी तो आप समझ रहे हैं। देखिए, क्या कहेंगे आप? मतदान करने आए, मतदान करने आए कि सब अच्छा हो, देश का भला हो। तो देखिए, देश की भलाई की यहाँ पर बात कही जा रही है। मतदाता ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बस देश की भलाई जो भी करेंगे उन्हें वे मतदान करेंगे, ऐसा साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुभूति, नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार जरा राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेता हूं। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, सियासत के गलियारों में आप लोगों को काफी वक्त मिला प्रचार प्रसार से लेके मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। क्या जितनी कोशिशें, जितनी ताकत आपने धरातल पे लगाई, उतना उत्साह मतदाताओं में आज दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मतदाता अभी तक वोट डालने नहीं गए, मेरा आग्रह निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप अपने भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन करें। आपसे करबद्ध प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से कि आप मतदान अवश्य करें, तुरंत जाएं अपने मतदान केंद्र और अपनी आहुति डालें। देखिए अवधेश जी, हमने काफी लंबे समय से आप देखेंगे कि हम लोग राजनीतिक दल के रूप में, हमारे प्रत्याशी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी घोषित हो गए थे और हम वहां पर काम कर रहे थे। उसके साथ ही साथ रायपुर के अलावा भी हम देखें कि हमारे प्रत्याशी पहले घोषित हो गए और हम धरातल पर थे। लगातार कहा कि आपको ज्यादा टाइम मिला। जी, टाइम हमको ज्यादा मिला, हमने काम भी ज्यादा किया। और आज मतदान में आप देखेंगे, मैं तो सुबह 6:30 बजे से अपने मतदान केंद्र पहुंचा, क्योंकि सबसे पहला काम मतदान करना था, मैंने भी किया। और जाकर के मैंने देखा काफी उत्साह लोगों के मन में है, एक ही भाव लोगों के मन में था कि इस बार मतदान करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निर्वाचन आयोग का और जो हमारे कलेक्टर हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी है, बहुत ही शानदार व्यवस्था इस बार की है कि वहां पर आप टेंट की व्यवस्था देखेंगे, वहां पर आप पानी की व्यवस्था, नींबू पानी की व्यवस्था, छाछ की व्यवस्था। सुनील जी, दुर्भाग्य सुनील जी जरा इस बात का जिक्र भी कर दीजिएगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसी नींबू पानी को बांटने को लेके कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय जो है धरने पे बैठ जाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि नींबू पानी बांटने के बहाने आप लोग मतदान के दिन पोलिंग बूथ के भीतर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मतदान केंद्र के भीतर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता तो वोटर निकालने के लिए घूम रहे हैं। मैं भी लगातार अपने क्षेत्र में घूमता रहा और माननीय विकास उपाध्याय जी को देखिए, क्या मतलब चुनाव लड़ रहे हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं। ये सारी जनता पूछने लगी है, अरे नींबू पानी पे धरना कोई देता है जिस दिन मतदान है, थोड़ी देर में ईवीएम का आप रोना शुरू कर देंगे। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जैसा लड़िए, टाइम पास मत करिए। अरे पंडालों में आपके लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अगर कोई किसी को नींबू पानी पिला रहे हैं, कलेक्टर साहब व्यवस्था किए हैं, या वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं अवधेश जी, नींबू पानी बांटने वाले स्कूल के बच्चे हैं, जिस स्कूल में मतदान केंद्र है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहन है, उसके अलावा एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, वो तो भाजपा के कार्यकर्ता थोड़ी ना है, वो तो पिछले चुनाव में भी उन लोगों ने काम किया था, अभी भी कर रहे हैं। ये कौन सा आरोप है भाई? मैं लौटूंगा। दरअसल मिस कॉल से जो पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर ले, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उनके पक्ष में नहीं होगी, कैसे आप दावा कर सकते हैं? मैं लौटूंगा, स्कूल के बच्चे भी हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी जरा इस बात पे आप जरा 2 लाइन कह दीजिएगा कि कांग्रेस अपने आज तक के, अभी तक के प्रचार प्रसार से क्या संतुष्ट है, और क्या कांग्रेस को लग रहा है कि उसने जितना किया धरातल पे वो पर्याप्त था मतदाताओं के मन को पढ़ने और अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए? सबसे पहले तो वहां नींबू पानी बच्चे पिला रहे थे, इस बात का मैं खंडन करूंगा और ये कहूंगा कि ये बच्चों को कहां से बीच में ले आए भाई? वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स कैसे हो स्कूल सकते के हैं? बच्चे हैं, बच्चे स्काउट गाइड के एनसीसी के बच्चे नहीं होने चाहिए वॉलंटियर्स। ठीक है सुनील जी, 18 वर्ष से नीचे की उम्र का कोई यदि ऐसा काम करे तो बाल श्रम में आता है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं नितिन जी, दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया, मैं मुद्दे पे आता हूँ बिल्कुल कि हम लोग हमारे प्रचार से, प्रसार से संतुष्ट है कि नहीं, तो मैं बता दूं पूर्ण रूप से संतुष्ट है। भाई ये हो सकता है कि प्रचार प्रसार में जो पैसों की कमी जरूर रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे सारे अकाउंट सीज करवा दिए थे और इनके पास तो पैसों की कमी नहीं थी। हेलीकॉप्टर इतने घूम रहे थे कि कौन सा हेलीकॉप्टर किस हेलीकॉप्टर से टकरा जाएगा, इनके नेताओं का ही यही समझ नहीं आ रहा था। हमारे पास तो संसाधन कमजोर थे भाई साहब। नितिन जी, संसाधन ना करे ऐसी कुछ स्थिति नहीं, मैं तो सारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे से बड़े नेताओं के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मैं तो कहता हूं मेरी उम्र भी लग जाए उनको। बात वो नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर इतने उड़ रहे थे और खूब पैसा, धन बल खूब खर्चा किया, खूब इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया। हमारे पास पैसे की कमी थी और बाकी जनता का साथ रहा है। ये मैं बता दूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है इन 10 वर्षों की वादा खिलाफी के खिलाफ, इस 10 वर्षों की मोदी सरकार की नाकामयाबी के खिलाफ। जो वादे किए थे, जो कस्में खाई थी, वो सारे इनके वादे जुमले निकले और जनता ने सत्ता परिवर्तन का मैं कह दूं मन बना लिया है। कहते हैं ना कि चाइना के सामान की और मोदी के जुबान की कोई कीमत नहीं है, तो वही स्थिति देश में है और सत्ता जो है ये निश्चित तौर पर परिवर्तित हो रही। इसलिए तो मोदी जी का भाषण सुना आपने उद्देश्य से, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो आपका भैंस चुरा लेंगे, वो आपका संपत्ति ले लेंगे, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। सिविल लाइन में मुख्यमंत्री निवास के पास एक हमारी महिला बहन वॉक कर रही थी, उसका मंगलसूत्र खींच कर चोर ले गया। तो ये किसकी सरकार है? मंगलसूत्र तो ऐसे जा रहे लोगों के। मैं लौटूंगा आपका। नितिन जी, दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप लोग इन तमाम चीजों का जिक्र करते थे, लेकिन जनता जनार्दन ने फैसला सुना दिया। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको दिखा क्या इस लोकसभा में? विधानसभा के इतर या विधानसभा चुनाव के हार को पीछे छोड़ के कांग्रेस एक स्फूर्ति के साथ, एक ताकत के साथ आगे बढ़ी हो? पूरी एनर्जी के साथ एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से लोकसभा में काम करता हुआ नजर आया है बूथ स्तर पर। मेरे भाई साथी प्रवक्ता कह रहे थे, ये भी जिस विधानसभा से आते हैं, मैं भी उसी विधानसभा का रहवासी हूं, उत्तर विधानसभा का। ये कहते हैं कि बूथ में लोग नहीं थे वहां पर टेंट में, तो डिबेट खत्म हो
तो इनको बोलिए मेरे साथ चले, गाड़ी में बैठा के ले जाता हूँ, मैं इनको दिखाता हूँ कौन कहा। चलिए, साथ कितना चलो है। बेटे यार। मैं ठीक है, अभी मैं- मजे की बात नहीं सुनिए निकालने उदेश के भाई, पीछे इनके एक बीजेपी के महिला कार्यकर्ता थी या उनकी सपोर्टर थी, उनको पर्ची नहीं मिल रही थी, तो मैं तो मात्र 10 मिनट के लिए गया था, मैंने मेरे पंडाल में उनको पर्ची दिलवा दी, कांग्रेस के पंडाल में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। चलिए, कम से कम कांग्रेस किसी की- को तो आप लेके अपने पंडाल में गए पर्ची दिलवाने के नहीं, लिए। ऐसी बात मैं एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ। पूर्वी कुछ खबर के साथ मौजूद है। पूर्वी, ओवर टू यू। जी शुक्रिया अवधेश जी। आज छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान जारी है और निर्वाचन आयोग कमांड कंट्रोल रूम के जरिए सभी 7 सीटों पर होने वाले मतदान केंद्रों पर निगरानी रख रहा है। कमांड कंट्रोल रूम में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए आप भी रिपोर्ट। तीसरे चरण का मतदान है और तीसरे चरण के मतदान को लेकर जो 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर आज मतदान किए जा रहे हैं और इस वक्त मैं आपको ये जो नजारा दिखा दूं कमांड कंट्रोल रूम का है। छत्तीसगढ़ लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए कमांड कंट्रोल रूम यहां पर बनाए गए हैं और इस कमांड कंट्रोल रूम से जो पूरी जो निगरानी है वह रखी जा रही है। साथ ही साथ चुनावी जो सारी चीजें हैं उस पर प्रशासन की एक एक नजर जो है सर कमांड कंट्रोल रूम में यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन को लेकर तीसरे चरण को लेकर कमांड कंट्रोल रूम से किस तरीके से जो चीजें हैं वह संचालित हो रही हैं। देखिए, आज थर्ड फेज के पोलिंग में 15,701 मतदान केंद्रों में पोलिंग हो रहा है, जिसमें से 7,887 मतदान केंद्रों में अब वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज सुबह से हम देख रहे हैं तो जहां जहां पर हमको पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग के माध्यम से स्क्रीन में दिखा कि लाइनें लगी हुई हैं, तो हमने स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में फ़ोन करवाया है और वापस हमको ये रिपोर्ट हमने प्राप्त की है कि वहां पर जो भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से भीड़ हो रही थी या पोलिंग रुक गई थी या ईवीएम खराब थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तत्काल हम लोग को जो समझ में आता है प्रॉब्लम आती है उसको हम रिजॉल्व करवाते हैं। सर, मतदान केंद्रों में जो मतदान कर्मी लगे हैं इस कंट्रोल रूम के माध्यम से कैसे उन तक जो कमांड है वह आप लोग पहुंचा पा रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं और डिस्ट्रिक्ट अपने एसी वाइज उनके यहाँ पर रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है। किसी भी पोलिंग स्टेशन में प्रॉब्लम रहती है तो विद इन 15 मिनट्स पोलिंग स्टेशन में जाके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाते हैं। तो यानी कि 7 जो सीट है 7 सीटों पर जितने जो मतदान दल है या मतदान जो क्षेत्र जो बनाए गए हैं उस पर पूरा कमांड आप लोगों को? जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से लोकसभा का रण और जो तीसरे चरण के मतदान को लेकर 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से इस पर खास जो इंतजाम है वह किए गए हैं, चाहे ईवीएम में गड़बड़ी की बात हो, चाहे मतदान केंद्रों में भीड़ इकट्ठी हो जाए, लगातार चप्पे चप्पे पर जो नजर है वह प्रशासन की है। तीसरे चरण का आज मतदान है और भारी संख्या में जो लोग हैं वह मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। 4 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन तमाम तरीके की चीजों को, चाहे मत प्रतिशत बढ़ाने की बात कर ली जाए या फिर मतदान केंद्रों में कंट्रोल व कमांड की बात की जाए, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग और जो जिला प्रशासन की टीम है जगह जगह पे मुस्तैद और लगातार जो इसकी मॉनिटरिंग है वह की जा रही है। यह कंट्रोल रूम है जिसमें 7 लोकसभा सीटों पर जितने जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसे कंट्रोल किया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो लोकतंत्र का महापर्व और तीसरे चरण में जो है छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। लगातार हम खबर आपको बता रहे हैं और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार जरा अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी अवधेश, क्या आपको लगता है कि इन 7 सीटों पे जहां पे आज छत्तीसगढ़ में अंतिम चुनाव लोकसभा के हैं तीसरे चरण पे, क्या कुछ सियासी समीकरण रहा होगा? क्योंकि कोरबा का जिक्र ना हो और चुनाव संपन्न हो जाए ये संभव ही नहीं है। 2019 का परिणाम देख लीजिए कि उस मोदी लहर में कोरबा के सीट ज्योत्सना महंत बचाने में या जीतने में कामयाब हो गई। देखिए अवधेश, पहले तो एक बात साफ करना जरूरी है। ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो बात उठी, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता उठा रहे थे कि नींबू पानी बांटा जा रहा है ये इसलिए होता है और ये जिला प्रशासन की व्यवस्था थी बिल्कुल सर, कि उन्होंने इसलिए स्काउट गाइड के लोगों को रखा कि राजनीतिक दल इसमें कहीं दिखाई न दे। इसलिए स्काउट गाइड में जो बच्चे काम करते हैं उनको जिला प्रशासन ने रखा हुआ है और ये आम मतदाता, सभी मतदाताओं के लिए है। नींबू पानी ऐसा तो नहीं था कि भाजपा और कांग्रेस को देख के बांटा जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं पर राजनीतिक दलों को पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए, कहीं पर प्रशासन के भरोसे भी चीजें रहनी चाहिए। आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि ये व्यवस्था क्यों की गई, ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। अगर आप छोटी चीजें, जनता के हित वाली चीजों को तो राजनीति में न घसीटना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव और मानना है। अब जो बात आपने कही कि जो 7 सीटों पर
स्थिति है, कंपटीशन बहुत मुकाबला तगड़ा है। ऐसी इनमें से 3 सीटें तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी बहुत टफ मुकाबले में है। लेकिन जो बात आपने कही कि जैसे रायपुर सीट है, वहां बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच एक हाई प्रोफाइल सीट है, ये पूरे देश में चर्चा हो रही है इसकी। इसी तरह कोरबा देख लीजिए, वहां से सरोज पांडे चुनाव लड़ रही हैं। ज्योत्सना महंत भी बड़ी कद्दावर नेत्री है कांग्रेस की। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष है उनके, और वो गढ़ है चरणदास महंत का। बिल्कुल। और ऐसे में यदि सरोज पांडे वहां जाकर के गिरी है तो जो बाहरी जो फैक्टर है वो वहां पे काम तो कर रहा था। लेकिन आप याद रखिए, कोरबा में जो 60 और 70% एम्प्लॉई है वो तो बाहर से ही आए हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं। तो ये मुद्दा तो वहां फुस हुआ है। और कोरबा में होता भी यह है कि अधिकतर प्रत्याशी आमतौर पे नया प्रत्याशी दिया जाता है और वो चुनाव लड़ता है वहां से। तो सरोज पांडे चूंकि बीजेपी की कद्दावर नेत्री हैं, एक साख तो दांव पर है उनकी। बिल्कुल। कहीं न कहीं एक दिल में धुकधुकी तो रहती है कि भाई चुनाव के परिणाम क्या होंगे। हालांकि दोनों नेत्रियां बड़ी मजबूत हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है उन्होंने, कहीं भी कोई भी उम्मीदवार कमजोर नहीं पड़ा है वहां पर। सरोज पांडे के लिए भी यहां से टीम भेज दी गई थी ताकि चुनाव जीत सके वहां पर। तो पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिजल्ट का परिणाम सरोज पांडे के लिए बहुत मायने रखेगा। अगर वो जीतती हैं तो ये तय मानिए कि मोदी मंत्रिमंडल में भी वो आ सकती हैं, और यदि वो हारती हैं, भगवान करे ऐसा ना हो, तो मुझे लग रहा है उनका राजनीतिक कैरियर कहीं न कहीं अवसान पर होगा। हालांकि ये निश्चित तौर पर हमारे लिए दोनों तरफ से शुभकामनाएं हैं। फिर आप देखिए कि इधर रायपुर सीट पर भी आप देख लीजिए, हालांकि मुकाबला एक तरफा लग रहा है यहाँ रायपुर सीट पर, लेकिन फिर भी चुनाव में रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। अप्रत्याशित रिजल्ट भी हमने देखे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल की प्रदेश में भी चर्चा है और केंद्र में भी चर्चा है कि अगर वो जीतते हैं तो उनका क्या उपयोग बीजेपी करेगी। हम तो चाहेंगे कि वो केंद्रीय मंत्री बने, वहां पर सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे लोग राजनीति की आवश्यकता है, नेचर के तौर पर भी, मदद के तौर पर भी, और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर भी। और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी सीटें हैं। सरगुजा हम देख रहे हैं, सरगुजा में खुद टीएस सिंहदेव की प्रतिष्ठा है, क्योंकि वो इलाका उनका है। वो इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि ये चुनाव हमारा नहीं है, बिल्कुल है। जिस तरह भूपेश बघेल की साख दांव पर है, वैसे टीएस सिंहदेव की भी साख दांव पर है। वो उनको ये जवाब देना होगा कि हम ये सीट जीते तो उनके हिस्से में क्रेडिट जाएगा, अगर हार गए तो सवाल उठेगा कि आप क्यों नहीं जिता पाए वहां से। तो सरगुजा है, कोरबा है, रायपुर है, इसके अलावा और भी जो 4 सीटें हैं, तमाम तरह के दिलचस्प मुकाबले हैं और इसके रिजल्ट भी बड़े अप्रत्याशित हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार सुनील जी का रुख करता हूं। सुनील जी, आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि जो मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं वो भाजपा के प्रति मतदान कर रहे हैं, वो भाजपा के वोटर हैं जो घरों से निकले हैं। साहब जरा एक बात बता दीजिए कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये पता चलता है कि कतार में खड़ा व्यक्ति है वो भाजपा को वोट करेगा और कांग्रेस को नहीं करेगा। देखिए अवधेश जी, जो राजनीतिक दल में काम करते हैं लंबे समय से अपने अपने क्षेत्रों में, वो इस बातों से भली भांति परिचित होते हैं कि कौन सा परिवार है वो किस विचारधारा का है, किस मानसिकता का है। आप देखेंगे कि सुबह से लंबी लंबी कतारें थी, और वहां पर जब हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं, हमारे लोग भी हैं, हमारे एजेंट भी हैं, और सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल में काम करते हुए ये सब करना भी पड़ता है, और वोटर भी हम निकालते हैं। तो सुबह से एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुनील जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता, सुनील जी मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं। मतदान के प्रतिशत आ चुके हैं 3 बजे तक, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। और जब इस बात का भी जिक्र कर ले कि बिलासपुर में अगर 50.76% मतदान 3 बजे तक हुए हैं, 11 में से 9 घंटों में अगर महज 50% मतदान, तो 3 घंटे में मतदान का प्रतिशत कहां तक बढ़ पाएगा। इसलिए क्योंकि 2019 में 64.36% मतदान बिलासपुर में संपन्न हुआ था। रायपुर का जिक्र कर लिया जाए, सुनील जी, नितिन जी, आप दोनों इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। रायपुर में 51.66% मतदान 3 बजे तक, 6 बजे तक का वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रायपुर उत्तर पे हम मौजूद है, आप दोनों जहां से हैं, वहां पे महज 45.17% मतदान। कहां है उत्तर की जनता? सुनील जी, आप तो कह रहे थे कि आप एक एक मतदाता को पहचानते हैं कि कौन से विचार से है। कहां है मतदाता आपके? 45% महज मतदान हुआ 3 बजे तक। देखिए, उत्तर विधानसभा में 2-2.25 लाख वोटर हैं, उसमें से 45% मतदान हुए हैं।
तो ये मान के चलिए कि लगभग 80-90 हजार वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा। इसमें भाजपा के परिवार के विचारधारा के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले हैं और कांग्रेस में एक मायूसी सी छाई हुई है। कांग्रेस के वोटरों में भी मायूसी है। सबको पता है कि भैया ये चुनाव तो हार रहे, इसलिए वो निकल भी नहीं रहे। और दूसरा, जो मोदी जी के विषय में जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि वो जिन बातों को कहते हैं वो लगातार कर रहे हैं, लोगों ने लाभ प्राप्त किया। एक तो सबसे पहला भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बना, धारा 370 की समाप्ति हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, मुफ्त का राशन मिल रहा है, महतारी बंधन योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसे में गिनाना चाहूं तो अवधेश जी काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन लोगों को लाभ मिला और लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, ये काम करने वाली सरकारें हैं। और इसलिए वो कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते भी होंगे कि भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और उसमें हो सकता है इस बात भी सहयोग करें कि मतदान करने न जाए, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आइए, मतदान करिए, जो आपके हृदय में मन में है। आप भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में मतदान करना चाहिए। और भाजपा का वोट तो निकला है साहब। सुनील जी, मैं लौटूंगा। नितिन जी, जब आप इसी सवाल पे जवाब दे दीजिएगा कि 45% जो मतदान अब तक 3 बजे तक हुआ है, उसमें से सुनील जी क्लेम कर रहे हैं कि अधिकांश मतदाता उनके पार्टी के हैं, उनके पार्टी को वोट किया है। आपके मतदाता कहां है साहब? निकालिए ना घरों से मतदाता को। ये बटन बाद में दबता है और बोल पहले देते हैं। मेरे को लग रहा है कि हमारे मतदाता, ये कैसे पता चलता है? मैंने सुना था वो वो बागेश्वर बाबा है, एक निर्मल बाबा है, तो मेरे को लगता है मेरे साथी से पता चलता है सुनील बाबा है। ये बटन दबने से पहले बता दे रहे हैं कि सब वोटर हमारे हैं। मैं ये दावा करता हूँ अवधेश भाई, रायपुर नॉर्थ की बात हो या प्रदेश की बात हो, आप देखिएगा 70% से ऊपर मतदान जाएगा। दोपहर के बाद इसमें अभी 4 बज रहे हैं, 6 बजे तक का मतदान का समय है। इस बात निश्चित तौर पर आप देखिएगा मत प्रतिशत बढ़ेगा और ये सत्ता के खिलाफ जा रहा है। मैं ये भी बता दूं। दूसरी बात, इन्होंने राम मंदिर की बात की, तो मुझे आज एक सवाल का जवाब दे दो। बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, वरिष्ठ लोगों के बीच में बैठा हूं। यार सुनील जी, ये बताओ, आप लोग कहते हैं राम आए थे, मुझे बताओ राम गए कहाँ थे और आपने लाया कहाँ से उन्हें? राम तो कभी कहीं गए ही नहीं थे। ठीक है, राम तो सर्वमान्य है। राम तो आपके भी, अवधेश भाई के भी, अनिल भाई के भी, मेरे भी। राम राम कब तक करोगे भाई? सुनील जी जवाब, मुद्दे पे बात करो। सुनील जी जवाब जी, मैं अनिल जी का रुख करूंगा। देखिए, राम गए थे आए थे विषय नहीं है। 5 सालों का संघर्ष देखा ना आपने? 5 सालों तक के वहां पर क्या था? नहीं, राम, आप लोगों ने एक ही बात की कि हम राम को लाए हैं, आप हमको लाइए। तो आप राम को कहां से कह रहे हैं कि जो मेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर दे जनता का नारा है। दूसरी बात, ये 400 पार का फार्मूला क्या? 400 पार का फार्मूला क्या है? ये कांग्रेस नेता क्यों अस्वीकार कर दिया? सारा विषय जनता जानती। सुबह से लोग हमको देख करके केवल राम राम ही बोलते हैं। मैं लगातार भैया आपसे ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ। 500-600 घरों में संपर्क किया पिछले 2-3 दिनों में। लोगों ने लगभग, अवधेश भाई, 90% लोगों के मन में यही था कि भगवान राम का मंदिर बना है और वो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष से बना है। सुनील जी, मैं लौटूंगा। मिला तो मैं भी बहुत लोगों से हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई अस्पताल बनाते, मंदिर बनाते तो ठीक है, अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते तो ठीक है, मंदिर बनाया, अच्छा काम किया, पर मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। विश्वविद्यालय बना है, क्या नहीं बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? चलो बताओ, लोगों का कितना एम्स बनाया? अरे 7 से 21। अच्छा, 400 पार कैसे करोगे? ठीक है, अच्छा 400 पार कैसे करोगे? अरे फार्मूला तो पूछो। ये 400 पार, अब की बार 400 पार, ये 400 4 तारीख को देखिए। नहीं, मेरे को फार्मूला बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ पता साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा। ठीक है नितिन जी, दरअसल जनता जनार्दन किस फॉर्मूला को अडॉप्ट कर रही है 4 जून को ही पता चलेगा। हो सकता है सुनील जी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जिसमें मतदाता जो कतारबद्ध है, इन्हें नजर आता है कि वो किसके मतदाता है। हो सकता है कि आपके पास वो मैकेनिज्म हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सुनील जी गलत कह रहे हैं और आप सही कह रहे हैं। मैं इन दोनों की बातों को लेकर अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, जरा आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए कि जो मतदाता अब तक निकल के मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, वो कैसे दोनों दल अपने अपने क्लेम कर रहे हैं। और दूसरा, ये फिर से मेरा पहला सवाल है जो आपसे पहले पूछा था कि अगर 3 बजे तक राजधानी रायपुर, जो सत्ता का केंद्र, राजनीति का केंद्र माना जाता है, यहां पे 45% मतदान कैसे काम चलेगा? कहां गए वो प्रयास तमाम? धरातल पे अपील, कई पोस्टर लगा दिए गए, होर्डिंग्स लगा दिए गए, तमाम जतन, परिणाम क्यों नहीं आ रहे? परिणाम मूलक काम क्यों नहीं हो पा रहे?
देखिए अखिलेश, पहली बात तो जो आपने कही कि राजनीतिक दलों के जो ये चुनाव पड़ रहे हैं, वोटर पड़ रहे हैं, ये राजनीतिक दलों को कैसे एहसास होता है कि ये हमारे वोटर हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल कॉन्फिडेंस होता है, भरोसेमंद होता है, उसकी अपनी रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, माहौल को भापना जानता है, क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी लोग विवेक से काम करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है किसके। लेकिन जनता जो है ना, वो जनता डिसाइड करके आती है कि मुझे किसे चुनना है। बिल्कुल। कांग्रेस का भी अपना जनाधार है। आप देखिए, कांग्रेस 15 साल भी सरकार में आई और 5 साल बाद सत्ता में हटी है, फिर भी उसके पास 35 सीटें हैं। बिल्कुल सर। और बीजेपी जो 15 साल राज की, वो जब लॉस में आई तो मालूम पड़ा कि 14 सीटों पर आ गई। बिल्कुल सर। तो ये छत्तीसगढ़ में जो लोकतंत्र है ना, ये कभी भी एक तरफा नहीं जाता है। कभी कांग्रेस को पटक नहीं देगा, कभी बीजेपी को पटक नहीं देगा, लेकिन लोकतंत्र अमर रहता है। तो यही है कि 5 साल बाद आप लोग बदल देते हैं, लेकिन इस बार जो वोट पड़ रहे हैं वो मुद्दे भी आम आदमी के समझ में हैं। आप तय मानिए कि 30% नए युवा वोटर हैं जो वोट डालेंगे पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी जाहिर सी बात है लाखों युवा होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। वो किस मानसिकता से मतदान करेंगे? उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए विदेश नीति सर्वोपरि है, उनके लिए रोजगार सर्वोपरि है, उनके लिए महंगाई सर्वोपरि है। महिलाएं यदि घर से बाहर आ रही है वोट डालने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको अपने मुद्दे हैं। उनको दावा किया गया कि 1 लाख रुपए कांग्रेस देगी, बीजेपी 1,000 रुपए महीना दे रही है। तो दोनों राजनीतिक दलों ने मुद्दे और दावे अपने अपने जनता के सामने रख दिए हैं। अब जनता डिसाइड करेगी कि ईमानदार कौन है, कौन ईमानदारी के साथ इन योजनाओं को हमारे तक पहुंचा सकता है, कौन हमारे साथ छल करता है, ये जनता समझ जाती है। और जब ये जनता समझ जाती है तो उसका रिजल्ट आपको 7 या 4 जून को देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आई। मतदाता तो बड़ा चालाक है, वो सिर्फ मुस्कुराता है बस, वो ये नहीं बताता है। मीडिया वाले भी हम भ्रम में रहते हैं कि हम मतदाता के मन की बात जान लिए, मालूम पड़ा कि एग्जिट पोल भी झोल हो जाते हैं, एग्जिट पोल भी उतने सच नहीं निकल पाते। जबकि हम तो दावा करते हैं ना कि हमने आम आदमी से बात की है। तो आमददाता बड़ा चालाक है, वो मुस्कुरा कर बड़े प्यार से वोट देके चला जाता है। पछताना राजनीतिक दलों को पड़ता है जो इसमें मुंह की खाते हैं। ठीक है सुनील जी, अवधेश जी एक छोटी सी इसी पे बात, अनिल भैया की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मतदान के विषय कह रहे थे कि मतदान का प्रतिशत कम क्यों हो जाता है। अवधेश जी, इस बात की चिंता निर्वाचन आयोग को भी करनी चाहिए कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी शादियां हो गई है, वो किराएदार थे, कहीं चले गए, निधन हो गया है, लेकिन नाम नहीं काटे गए हैं। प्रत्येक मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहीं स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसका पुनरीक्षण सही तरीके से होना चाहिए। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि मतदाता सूची में नाम कटवाना जो है, यदि मृत्यु हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, यदि वो नहीं है तो पंचनामा बनाइए। आसपास के लोग दस्तखत करने को तैयार नहीं होते हैं, तो कोई एक अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। वो भी एक बड़ा कारण है। जो हम 6 लाख का बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा कारण है। आपने सही कहा कि डिलीशन को लेके जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ी सी और पारदर्शिता और थोड़ा सा और उस पर पैनापन आना चाहिए। उसी का उदाहरण ले लीजिए, ये अभी जस्ट एक जानकारी आई है कि इसी शंकरनगर के विद्या मंदिर बूथ क्रमांक 113 में वरिष्ठ नागरिक अरुण कांत शुक्ला, उनकी धर्मपत्नी का जो नाम है मतदाता सूची से हटा दिया गया। वो सालों साल से वहां पे मतदान करते हैं। जब वो आप अपना इपिक कार्ड लेके वहां पे पहुंचे तो पता चला उनका नाम ही वहां पे नहीं है। नहीं, ये समस्या है। देखिए, पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था। मेरे क्षेत्र के 1100 नाम उदय जी गायब हो गए थे और उसमें बहुत सारे नाम मतलब कुछ तो डिलीट हो गए। और अभी भी आज भी ये स्थिति थी कि हमारे परिवार के 3 बच्चों के नाम जो पिछले बार वोट डाले हैं वो उनके नाम ही गायब हो गए। तो पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है, किसकी गलती है या सुनील, ये तो गंभीर मामला है। आप तो स्वयं जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आप जनप्रतिनिधि रह, चुने हुए जनप्रतिनिधि रह। जी, आपके परिवार के साथ अगर इतनी बड़ी मतलब ये चूक हो जाए कि 3-3 लोगों का वोट गायब हो जाए, फिर हम उसको ढूंढे तो कहीं WRS में निकल रहा है, किसी का शंकर नगर में निकल रहा है, वो सप्लीमेंट्री में जुड़ा रहता है अवधेश जी। तो लास्ट जो पेज होता है, जब वो बनाते हैं तो लास्ट पेज को इधर का उधर करते हैं, तो कई बार वो बाजू के वार्ड में या कहीं और चले जाते हैं। तो इसको ठीक करना चाहिए। नितिन जी, मैं ये कहना चाहूंगा। नितिन जी, एक मैं सवाल ले लेता हूं आपसे, फिर बिल्कुल आप इस पर प्रकाश डालिएगा। मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चिंता कमोबेश सियासत दलों को सत्ता तक पहुंचने के अलावा इस बात की भी चिंता होती है कि कैसे मतदान दल जो मतदान प्रतिशत उसे बढ़ाया जाए। नितिन जी, जरा आप अपने दावों में इस बात को जोड़ लीजिएगा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब तक का बेस्ट जो है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जो है इस चुनाव में करने जा रही है। 10 साल इनको मौका दिया, 10 साल में इन्होंने क्या किया पूछिए। अभी खुद ही कह रहे हैं कि मतदाता सूची में नाम कट गए
कोई WRS में मिल रहा है, कोई फाफाड़ी में मिल रहा है, कोई राजा तालाब में मिल रहा है, ऐसा हो गया। तो इसमें बीजेपी की नहीं, मैं बताऊं, 10 साल थे ना सरकार में, चुनाव आयोग में इनके लोग हैं, चुनाव आयोग में इनके लोग बैठते हैं। इनके लोग भैया मेरी बात तो सुनिए, तो भाई कोई ऐसी योजना, ऐसा कुछ ऐप लाना था, ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें लानी थी, चीजों को सुगम करना था। ठीक है, काम इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया 10 सालों में। अवधेश भाई, आप मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिए, आज वो भाषण दे रहे थे। ये अगर इंडिया बोलने में भी शर्म आती है इनको, इंडी वाले अगर सरकार में आएंगे तो आपका भैंस चोरी हो जाए, भैंस उठावे, भैंस छीन के ले जाएंगे, आपका विरासत ले लेंगे, आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। इनके पास खुद ने 10 साल क्या किया, और आने वाले 5 साल में यदि सरकार में आते हैं तो क्या करेंगे बता लेंगे। 10 साल में जब भी कोई बात, नेहरू जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है। वो तो याद आती है वो लाइन कुमार विश्वास की कि बैंक लूटकर नीरव भागा, सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। 10 साल नेहरू को कोसा, कांग्रेस को कोसा, खुद ने कुछ नहीं किया। अभी भी 10 साल 10 काम मुझे बता दे, गिरा दे जो कि आम गरीबों के लिए इस देश में हुए हो। ये अगर कहेंगे तो जो काम हमारे थे चालू, उसका नाम बदलकर इन्होंने उसको कहीं 2-3 कामों को आगे बढ़ाया होगा, बाकी कुछ नहीं। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सब किसने दिया? रुक जाइए, मैं आपकी चुनौती को ट्रांसफर कर देता हूँ सुनील जी के पास। सुनील जी 10 नहीं आप 5 काम बता दीजिए। नितिन जी ने आपको गंभीर चुनौती दी। मैं एक ही काम पर इनको बता दूं, मुझे बताइए देश के अंदर में पहले बीमा कराना कितना कठिन होता था। मात्र 12 रुपए में बीमा योजना प्रारंभ करना, शौचालय की आवश्यकता होती थी, लोग बेचारे हमारी खाना खाने का पैसा नहीं है यार, करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, और वो उनके लिए शौचालय का निर्माण हुआ। घर, ये शौचालय को ही विकास समझते हैं, घर बनाना, अरे शौचालय का मतलब विकास है, क्योंकि हम इज्जत समझते हैं। आप महलों वाले नहीं समझेंगे। घर में शौचालय ना हो, वो अंधेरे का इंतजार करती थी। मैं अनिल जी का रुख कर क्या होती है, एक घर होना चाहिए पीने के लिए। अरे भैया, इंदिरा आवास योजना हमारी योजना, कुछ बेईमान ऐसे होते हैं जो दूसरों के मकान पे करना। अरे गरीब जो है मकान बना के दे रहे हैं, आपके जैसे नहीं कि वहाँ जमीन कहीं पर गरीब यहाँ तो वहाँ ले गए। सुनील जी एक बड़ी खबर आ गई है, मुझे भोपाल स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा। अनिल जी मैं उसके पास आपके पास आऊंगा, टाइम बचा तो। पूर्वी ओवर टू यू जी। देखिए अवधेश जी, यहाँ बड़ी खबर मिल रही है जहाँ छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में दिग्गजों के वोट देने का सिलसिला लगातार जारी है। गौरेला के सारबहरा में जेसीसी के मुखिया अमित जोगी और पूर्व विधायक रेणु जोगी ने भी मतदान किया है, साथ ही जनता से भी वोट करने की अपील की है। तो देखिए लगातार जनप्रतिनिधि, राजनेता सभी अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और मतदान के लिए अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार BSTV भी अपील करता है कि अभी तक अगर आप अपने घरों से नहीं निकले हैं, अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है, तो घरों से बाहर निकलिए और मतदान करिए। तस्वीरें सीधी पेंड्रा से, जहां जनप्रतिनिधि मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। अवधेश, ओवर टू यू। उसके जो थे बेहद शुक्रिया। पूर्वी मैं अनिल जी का रुख कर ले। तो अनिल जी, जिस तरह से आप प्रकाश डाल रहे थे मतदान प्रतिशत को लेकर, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, जरा आप भी इस पे कमेंट कर दीजिए कि कहां पे चूक हो जा रही है, और जिस बात का जिक्र दोनों ही दलों के नुमाइंदे कर रहे हैं, ये अपने अपने दावों में कितने सफल है। अनिल जी देखिए, अवधेश जी, लोकतंत्र का चुनावी यज्ञ है ये, और सभी को संविधा इसमें डालनी ही चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। देखिए, चुनाव मतदान कराने के प्रतिशत को लेकर सब तरफ से मेहनत होती है, प्रशासन भी करता है, चुनाव आयोग भी करता है, राजनीतिक दल तो करते ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो घर घर जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद भी लोग अगर वोटिंग देने नहीं आते, अगर 75% पोलिंग होती है या 80% अगली, तब भी 20% क्या कर रहे थे। तो इस बार मुझे लगता है कि अब देश को, चूंकि हम विकासशील देश की ओर से विकसित देश की ओर आगे जा रहे हैं, दूसरे देशों में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं निर्वाचन को लेकर के, मुझे लग रहा है 2 चीजें अब सरकार की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। पहला बात तो यह कि अनिवार्य मतदान को अनिवार्य करने की बात होनी चाहिए, और दूसरा जो नितिन जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि ऑनलाइन वोटिंग, इसका विकल्प भी चुनाव आयोग को अब देना चाहिए भारतीयों को। ये 2 चीजें यदि हो जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत 90-92% तक हो सकता है। तो
पढ़े लिखे लोग हैं, अब सब कुछ युवा तो सब आजकल ऑनलाइन और मोबाइल से ही सब कर रहे हैं। आप ऑनलाइन वोटिंग कर देंगे तो उनके लिए 10 सेकंड ऐड कर देता हूं मैं। ईवीएम का जो टंटा है और जो विवाद है वो आज तक सुलझ नहीं पाया, ऑनलाइन वोटिंग कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, सुप्रीम दोनों चीजें अलग अलग हैं। ईवीएम मशीन के लिए सामने चूंकि रहता है और वो दूसरा प्रोसेस प्रक्रिया है उसके वोट देने की, लेकिन ऑनलाइन में तो आप रजिस्टर्ड होंगे ना, आपका नाम है, आपका फोटो है, आपकी मेल आईडी है, सब कुछ इसमें माना जाएगा। लेकिन वही है कि राजनीतिक दल इसको मानेंगे कैसे? जब हारेंगे तो ठिकरा मर देंगे कि ईमेल भी गलत था। तो लेकिन एक रूलिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है। ईवीएम वाला मामला तो उसने खारिज कर दिया है और उसने यही कहा है कि आप बड़े चालाक हैं कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम दोषी है और जब उसी ईवीएम से जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया। लेकिन सरकार को अब इन दो कदमों की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए कि ऑनलाइन मतदान और वो मतदान अनिवार्य, ये दो चीजें अब लागू करने की जरूरत है।